नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और इस वक्त हम आपके साथ लेकर हाजिर हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। भारतीय सेना ने एलएसी के उल्लंघन या गोलीबारी सहित किसी भी तरीके के आक्रामक व्यवहार की घटना से किया इनकार। कहा, चीन के वेस्टर्न थिएटर कमान का बयान उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का है प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का किया उद्घाटन। कहा, सीखने की प्रक्रिया है अनवरत, भारतीय मीडिया के ग्लोबल होने पर की जरूरत पर दिया बल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आज होगा आयोजन। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए सरकार 100% साक्षरता दर हासिल करने के लिए है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के तहत देश में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार हो रही है मजबूत। रिकवरी दर बढ़कर हुई 77.65%, मृत्यु दर घटकर हुई 1.70%। देश में अब तक 5 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है परीक्षण। और खेल की खबरों में यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग में एलिस मार्टिन ने अंतिम 8 में बनाई जगह। वहीं सेरेना विलियम्स और विक्टोरिया भी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। पुरुष युगल मुकाबले में भारत के रोहन बोपन्ना और डेनिस शारापोवालोव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल से हुई बाहर। तो सुर्खियों के बाद में अब डालते हैं आज की बड़ी खबर पर नजर। और आज की बड़ी खबर भारत चीन से जुड़ी हुई। भारतीय सेना ने लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के किसी भी प्रकार के उल्लंघन या गोलीबारी सहित किसी भी तरीके के आक्रामक व्यवहार की घटना से पूरी तरीके से इनकार किया है और कहा है कि चीन का बयान पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन हम देश की एकता और अखंडता का किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते हैं और कई स्तर पर चीन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन चीन एक तरफा तरीके से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं इस बीच विदेश मंत्रालय ने चीन के आरोपों का खंडन किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन के ग्लोबल टाइम्स समेत तमाम सरकारी मीडिया में चल रही खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और पूरी तरीके से गलत है। विदेश मंत्रालय ने मीडिया के कयासों के आधार पर रिपोर्टिंग से बचने का आग्रह किया है। तो चीन के आरोपों को पूरी तरीके से तथ्यहीन बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स समेत तमाम जो सरकारी मीडिया है वो अपने आप में एक तरीके से गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और गलत तथ्यों के आधार पर अपनी बात सामने रख रहा है, जिससे बचने की जरूरत की बात कही है विदेश मंत्रालय ने। तो अपने आप में चाहे भारतीय सेना हो चाहे विदेश मंत्रालय हो, दोनों ने ही चीन के बयान को गलत तरीके से या भ्रामक तरीके से दुनिया के सामने रखने की कोशिश करार दिया है। और भारतीय सेना ने जो बयान दिया है उसमें क्या बड़ी बातें कही और किस प्रकार से चीन एक तरीके से बेनकाब होता दिखाई पड़ रहा है, आइए आपको हम सिलसिलेवार समझाते हैं। क्योंकि जो लद्दाख के पास एलएसी है वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है और क्या है वहां पे जो स्थिति, उस पे भारत की तरफ से चीन को क्या कुछ जवाब दिया गया है। भारत ने चीन को कहा है कि एलएसी पर भारत ने किसी भी प्रकार की आक्रामक रवैया नहीं अपनाया है, ये भारत ने साफ कर दिया है। भारतीय सेना ने कहा कि हमने किसी प्रकार की आक्रामक रवैया को नहीं अपनाया है। इसके अलावा
वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन का जो एक आरोप चीन ने लगाया है, उसका भारत ने पूरी तरीके से इनकार किया है कि यह गलत तथ्य है और आप इस बात को गलत तरीके से रखें। भारत ने एलएसी पर गोलीबारी होने से भी इनकार किया कि भारत की ओर से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया की गई है जहां पे गोली चलाई गई है, इसको भी भारतीय सेना ने साफ तौर पर खारिज किया और कहा कि यह चीन का गलत बयान है। इसके अलावा चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के बयान को भारत ने बताया है पूरी तरीके से गलत और कहा कि आपने जो ये बयान जारी किया है ये गलत तथ्यों के आधार पर किया और गलत बयान दिया है। चीन का बयान चीनी लोगों को गुमराह करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गलत जानकारी पेश करने के लिहाज से एक तरीके से भ्रामक बयान बताया है भारतीय सेना ने। इसके अलावा भारतीय सेना ने कहा है कि सीमा पर बिगड़ रहे हालात के लिए चीन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, यानी कि चीन इस प्रकार की आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है जिसकी वजह से एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और उसके लिए चीन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसके अलावा भारत लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत के सैन्य स्तर से लेकर तमाम तरीके के जो बातचीत के प्रयास चल रहे हैं उसका जिक्र भी किया गया है। चीन एलएसी पर हालात बिगाड़ने को उठा रहा है कदम और चीन एक तरफा तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है जो कि हालात में लगातार कहीं ना कहीं तनाव बनाए हुए है। इस बात का जिक्र भारत ने साफ तौर पे कहा है और इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि भारतीय सेना ने पीएलए बार बार कर रहा है समझौतों का उल्लंघन, क्योंकि जो कई स्तरों पे जो बातचीत चल रही वहां पे जो बात बनती है, समझौता होता है, उसका उल्लंघन जो आर्मी है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो उल्लंघन कर रही है एलएसी के पास में। अपने इसके लिए भारतीय सेना ने पूरी तरीके से चीन को जिम्मेदार ठहराया। दोनों देशों के बीच सैन्य, राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है और कई दौर की अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी एक घटना होती है, कई घटनाएं होती हैं और हालिया घटना 7 सितंबर को पीएलए ने भारतीय अग्रिम चौकियों के नजदीक में हवा में फायरिंग की है। पहले उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया, भारतीय सेनाओं के माध्यम से समझाए जाने के बाद उन्होंने अग्रिम चौकियों के पास में हवा में फायरिंग की। तो ये अपने आप में एक बड़ी दुस्साहस भरी कोशिश कह सकते हैं चीन की सेना के माध्यम से। भारतीय सेना ने पीएलए की कार्रवाई के बाद भी पूरी तरीके से संयम बरता और किसी प्रकार की स्थिति को असहज नहीं होने दिया। भारत ने बहुत ही संयम बरता। भारतीय सेना के जवानों के संयम की तारीफ की है कि जो वहां पे उस वक्त अग्रिम चौकियों पे जवान मौजूद थे, भारतीय सेना ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने बहुत संयम से काम लिया। भारतीय सेना ने किया जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से व्यवहार, क्योंकि बहुत जिम्मेदार पूर्ण तरीके से जो व्यवहार किया इस वजह से कोई और एक नया घटनाक्रम नहीं होने पाया जो कि हो सकता था, क्योंकि भारतीय जवानों ने बहुत संयम से काम किया। भारतीय सेना देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये बात सेना ने एक बार फिर से कही है। भले ही किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हो, लेकिन हम अपने देश की समझौता या राष्ट्रीय एकता से कोई समझौता नहीं कर सकते। भारतीय सेना ने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है। तो ये अपने आप में ये पूरा बयान बताता है कि किस तरीके से चीन ने कोशिश की जो एलएसी के पास में स्थिति को वहां पे आक्रामक तरीके से बनाने की, और उसके अलावा और इस कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने बहुत संयम तरीके से हैंडल किया और उसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं होने पाई। इस खबर पर हम अधिक विस्तार से बात करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सुधीर, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर इस वक्त कि जो ये एक स्थिति पैदा हुई थी जहां पे चीन की ओर से भारतीय अग्रिम चौकियों पर हवाई फायरिंग की गई, वहां पे उस पूरा घटनाक्रम क्या था और अभी क्या स्थिति है? बल्कि आर्यन, देखिए, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया था कि जो भारतीय सेना है उसने जो पेंगोंग तो लेक है उसके दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़कर जो है प्रोवोकेटिव कार्रवाई की है और कुछ गोलीबारी की है। ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया था और उसके बाद से लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताने की कोशिश की गई थी कि जो प्रोवोकेटिव एक्शन है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद से भारतीय सेना का एक बयान आया है जिसमें इस पूरी घटना का खंडन किया गया और ये कहा गया है कि जो प्रोवोकेटिव एक्शन था वो दरअसल चीन की पीएलए ने किया था। भारतीय सेना संयमित तरीके से जो हमारा इलाका है उसमें बनी रही, पूरी तरह से संयमित रही और जो हवाई फायरिंग की जो घटना थी वो बेसिकली चाइनीज पीएलए की तरफ से की गई थी। ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं और इस सब का मकसद आर्यन हमें समझना होगा, देखिए, कि कहीं ना कहीं प्रोवोकेटिव एक्शन था कि कुछ एक्शन उकसावे वाली कार्रवाई की जाए जिससे कि कोई बड़ी घटना हो और चाइना इस चीज को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने जा पाए, क्योंकि उसके पास दोहरा दबाव है। एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस जो उसका जो घरेलू जनता है उसको किसी तरह से सेटिस्फाई करना है और खासतौर पर जो अंतरराष्ट्रीय जगत है उसके सामने भी अपनी चीजें रखना है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शुरुआत से अगर हम आरेंद्र देखें तो जब से ये घटनाएं हुई उसके बाद से भारत ने लगातार एक संयमित रवैया अपनाया, बातचीत का रास्ता खुला रखा, हमारी जो मिलिट्री लेवल पे टॉक्स थी वो चलती रही, हमारे जो
अगर डिप्लोमेटिक लेवल की बात करें वो बात होती रही, और हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से उनकी भी बात हुई, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हुई। तो इतने इतने दौर की बातचीत के बाद भी चाइना की पीएलए जो एलएसी पर प्रोवोकेटिव एक्शंस करती है, और जो दोनों बातचीत के बीच जो समझौता बनता है उस जी पर कायम नहीं रहती है, तो ये चिंता का विषय है। और जानबूझकर ये किया जा रहा है क्योंकि चाइना पे इंटरनली बहुत ज्यादा जी दबाव है, और जो एक्सटर्नली भी दूसरे देशों की तरफ से भी बहुत ज्यादा दबाव है। तो इन जी सब सुधीर चीजों को सुधीर देखते हुए सुधीर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि इस बात को भी थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए दर्शकों की जानकारी के लिहाज से कि जो चाइनीज मीडिया है वो किस प्रकार से सरकारी नियंत्रण में है चीन के, जबकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होती है। तो इन दोनों का जो अंतर है कि किस प्रकार से चीन की सरकार अपना एक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिहाज से वहां पे इस प्रकार की खबरों को प्रसारित करती है, अपना प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए अरे ये कोई बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जो चाइनीज मीडिया है वो चाइनीज सरकार के अंडर काम करती है। और अभी हाल में ट्विटर में भी इस चीज को लेकर एक चीज की गई थी कि जो डिफरेंट जो मीडिया समूह है उनको लेकर ये बताया जाए कि आखिर वो किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइना सरकार के अंडर काम कर रहा है, ये बिल्कुल साफ तौर पर है। और एक तरह से चाइनीज माउथपीस भी कहा जाता है कि सरकार की जो बात है वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने ग्लोबल टाइम्स रखता है। और बिल्कुल अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो चाइना में इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज उन्हें बताई जाएगी, जो जानकारी उन्हें सरकारी तौर पर दी जाएगी वही सामने आती है। जबकि भारत में इसके उलट स्थिति जो है वो उलट है। जी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज होते हैं, हम जानकारी को पुख्ता करते हैं, कई सोर्सेज से मिलते हैं, उसके बाद से चीजें सामने आती हैं। और जी सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। जी कई बार ऐसी स्थिति ऐसी होती है कि हम उसको चेक भी करते हैं, लेकिन चाइना में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। एक बार खबर आई और उसको जनता के सामने रख दिया जाता है। तो जी ये बड़ी स्थिति है कि चाइना की जो स्टेट मीडिया है उसकी तरफ से कोशिश कर रहा है जी कि जो इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय जगत है उसके सामने चीजें रख पाए कि भारत दरअसल प्रोवोकेटिव एक्शन कर रहा है, जी लेकिन हकीकत में स्थिति इसके उलट है। बिल्कुल इसके जो उलट है और प्रोवोकेटिव एक्शन चीन है कहीं ना पीएलए की कहीं तरफ एक किए जा प्रकार रहे के हैं। प्रयास कर रहा है। सुधीर बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार इस बारे में बात करने के लिए। निश्चित तौर से चीन की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि वो गलती का जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं भारत के कंधे पर डालना चाहता है। इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक विशेष मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन पंत जी मौजूद हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, इसके अलावा डिस्टिंग्विश फेलो हैं ओआरएफ के। हर्षवर्धन पंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पे। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये चीन की एक और कोशिश अपने लोगों को गलत जानकारी यानी चीन के लोगों को गलत जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां पर भी एक तरीके से समुदाय को गलत जानकारी देने की कोशिश की, भारत इस प्रकार की एग्रेसिव कार्रवाई कर रहा है। देखिए चीन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में मास्टर है और उसकी सारी फॉरेन पॉलिसी इस समय इस बात पर बेस्ड है कि किस तरह से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए। क्योंकि चीन इस समय दबाव में है। चीन आप किसी भी देश के साथ, किसी बड़े राष्ट्र के साथ, छोटे राष्ट्र के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अगर उसके संबंधों का एनालिसिस करेंगे तो ये स्पष्ट है कि चीन आइसोलेट होता जा रहा है। जी चीन का जो नैरेटिव है वो चल नहीं रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो वो जो नैरेटिव और एजेंडा सेटिंग का रोल है चीन ने वो अब तय करने की कोशिश करी है। और जैसा अभी जिक्र हो रहा था, सुधीर बात कर रहे थे कि किस तरह से चीन के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो चीन स्टेट का एक हिस्सा होते हैं। तो वो जो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं एक नैरेटिव अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान इस विषय में जो है वो गिल्टी पार्टी है। और ये नरेशन जो है, ये नैरेटिव जो है, इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। उनके सामने समस्या ये है कि कोई इस नैरेटिव को खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ही खराब है तो बाकी देशों के साथ चीन के संबंधों का क्यों इतना बुरा हाल है। अगर ये समस्या हिंदुस्तान की है तो जहां से समस्या शुरू हुई वहां तक लोग पहुंचने को एनालिसिस करा जा रहा है। आप अगर शुरू से देखें जिस तरह से चीन ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि चीन ने इस मुद्दे को उठाया जब एलएसी में इंक्रोचमेंट किया। फिर उसके बाद जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ तब भी चीन ने यही कहा कि ये तो भारत की तरफ से आपत्तिजनक कार्रवाई की गई। उसके बाद जब अगस्त में अभी 29-30 की जो कार्रवाई हुई उसमें भी हमारे ऊपर चीन ने प्रश्न चिन्ह लगाया। तो एक नैरेटिव एजेंडा सेटिंग के लिए चीन बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। और उसका नतीजा ये है कि जो सारे इंस्टीट्यूशन है वो मिलजुल कर एक ऐसी
परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान को गिल्टी पार्टी किसी भी तरह से करार करा जाए। जी। इंडिया ने, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी डिफेंस फोर्सेस की जो कन्वर्जेंस है उससे बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच इस समय लिया हुआ है। हमने चीन के ऊपर प्रेशर डाला है बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री कार्रवाई के द्वारा, और डिप्लोमेटिकली हम ये कह रहे हैं हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन बात टर्म्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, ये हमने बिल्कुल तय कर दिया है कि टर्म्स वही होंगी कि आपको स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना है। टर्म्स ये होंगी कि हम जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है, जो बेसिक इंटरेस्ट है, जो रेड लाइंस है, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। ये बात भारतीय विदेश मंत्री ने, भारतीय रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री तक ने स्पष्ट कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई गलतफहमी की यहाँ पर वजह है। तो भारत का जो पक्ष है वो स्पष्ट रूप से रखा जा चुका है चीन के सामने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। समस्या यह है कि चीन ना पीछे जा सकता है ना आगे बढ़ पा रहा है, तो इसलिए जो पशुपेश में पड़ा हुआ है और इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है कि किसी तरह से एक क्राइसिस हो जिसको एस्केलेट किया जाए और इंडिया को उसमें बीच में लाया जाए। हर्षवर्धन जी, मैं समझना आपसे ये चाहता हूं यहाँ पे कि जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर आज पूरी दुनिया, मतलब भारत के साथ ही ये कहीं ना कहीं तनातनी नहीं है एलएसी के साथ में, बल्कि पूरी दुनिया चीन की इस पूरी नीति के खिलाफ खड़ी हुई एकजुट भारत के पक्ष में नजर आ रही है। आपको लगता है कि ये भी कम से कम भारत के पक्ष को पूरी वैश्विक मंच में या दुनिया भर में मजबूत करता है कि दुनिया के प्रमुख मुल्क आज भारत के साथ खड़े नजर आते हैं और चीन के साथ उनकी इस बात को मानने वाला भी कोई दिखाई नहीं पड़ता? देखिए, चीन की वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। चीन के इस समय मित्र देश कौन है? पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा तो कोई नजर नहीं आता। सारे देश जो हैं वो इस समय चीन से परेशान है। ऑस्ट्रेलिया से आप शुरू हो जाइए, अगर आप गिनती करेंगे आपको एक देश ऐसा नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जो चीन के साथ ओवर्टली खड़ा होने के लिए तैयार है। चीन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चीन के साथ कॉमर्स भी हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जहां तक है वहां चीन एक प्रॉब्लम कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। और चीन के सामने समस्या ये है कि यही देश ऐसा है जो ये कहता है कि मुझे तो ग्लोबल पावर बनना है, मैं तो आई हैव अराइव्ड। इस तरह के स्टेटमेंट जब चीन देता है और जो ऑपरेशनल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की कार्रवाई करता है, चाहे वो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ हो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हो, अभी यूरोपियन यूनियन, यूरोप में गए थे चीन के विदेश मंत्री, एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने चीन की चीन ने अपना पक्ष रखा उसका समर्थन किया। इनफैक्ट वहां पर सारे यूरोपीय देश खड़े हुए, एकजुट होकर उन्होंने चीन का जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी उसके खिलाफ खड़े हुए। तो ये जो चीन ने पिछले कुछ सालों से धंधा बनाया हुआ था कि अपनी कोई भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाएगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को यूज करेगा, अपनी इकोनॉमिक मसल को यूज करेगा, उसका अब समय खत्म हो रहा है। और जो दुनिया में जिस तरह से अलायंसेस, पार्टनरशिप्स बन रही हैं, उसको देखते हुए जो पुशबैक मिल रहा है चीन को, कहीं पर उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल एक तरीके से नए पोलराइजेशन की बात आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले के दरमियान जब लद्दाख का दौरा किया तो उन्होंने एक बयान दिया था कि शांति की पूर्व जो शर्त होती है वो शक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना जो रक्षा तैयारियां हैं उस लिहाज से जो तमाम प्रयास किए हैं वो भी कहीं ना कहीं चीन को असहज करते हैं और दुनिया भर के मुल्कों से भारत को मिल रहा समर्थन भी कहीं ना कहीं चीन के लिए एक अनकंफर्ट पोजीशन कहीं ना कहीं बना रहा। आपको लगता है कि बदले हुए भारत के, नए भारत की ये जो रणनीति है ये चाइना के लिए आज के समय में एक बड़ा सरदर्द बनता दिखाई पड़ रहा है? ये चीन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन रहा है, क्योंकि चीन ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का पुशबैक उसको एलएसी पे मिलेगा। चीन को ये लग रहा था जो उसकी पुरानी सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक है वो करता रहेगा, धीरे धीरे इंक्रोच करता रहेगा, भारत तो जमीन अपनी देता रहेगा और हम भारत को की टेरिटोरियल सॉवरेंटी को खत्म कर देंगे। लेकिन जो भारत की सरकार और भारत की सेना ने कार्रवाई करी है बॉर्डर पर, उससे एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि चीन के सामने खड़ा होने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है और भारत अपनी रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करने देगा चीन को। वहां पर जिस तरह से डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिप्लोमेसी का जो समन्वय भारत ने किया है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है चीन के फ्रस्ट्रेशन के रूप। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने। डॉक्टर हर्षवर्धन पंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रसिद्ध गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर प्रतिष्ठित पत्रिका समाचार पत्र समूह के द्वारा करवाया गया है। इस मौके पर पत्रिका गेट से संबंधित एक वीडियो को भी दिखाया गया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जयपुर वासियों को पत्रिका गेट के रूप में एक अनोखा तोहफा मिला है जो उसकी पहचान बनेगा। इससे राज्य के पर्यटन के विकास को और मदद मिलेगी। वहीं पत्रिका समूह के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति किसी एक भाषा के दायरे में सीमित नहीं है, ये आम जनता के लिए है ताकि इसकी रोशनी दुनिया भर में फैल सके। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। वेदों के विचारों को कालातीत कहा गया है। वेद मंत्रों के दृष्टा चाहे कोई भी ऋषि हो, लेकिन उनकी भावना, उनका दर्शन मानव मात्र के लिए। और इसीलिए हमारे वेद, हमारी संस्कृति किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, किसी भाषा से भी बंधी हुई नहीं है। ये वर्तमान के लिए भी है, उज्जवल भविष्य के लिए भी है, मानव जात के लिए भी है, कण कण के लिए भी है, जन जन के लिए भी है और जन से लेकर के जग तक के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस तरह वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वह प्रशंसनीय है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। मीडिया जगत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनहित के लिए शुरू की गई सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर मीडिया ने आम जनता तक जानकारियां पहुंचाई हैं, उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शब्द ही ब्रह्म है और इस शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उसे परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है।
और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता मुरारी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुरारी, अगर देखा जाए तो ये जो आपके पीछे भी इस वक्त संभवतः पत्रिका गेट ही नजर आ रहा है, किस प्रकार से एक नई पहचान बनने जा रहा है ये जयपुर का, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया? बिल्कुल आर्येंद्र, जैसा कि आपने बताया कि ये जो पत्रिका का गेट है, इसको एक तरह से गेट वे ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई एयरपोर्ट राजस्थान जयपुर में एंट्री करता है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर इस पत्रिका गेट की बात करें आर्येंद्र, तो मैं हमारे कैमरा सहयोगी से आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 9 दरवाजे हैं पूरे इस पत्रिका गेट में। जो 9 दरवाजे का जो प्रतीक है वो दरअसल राजस्थान में जो अलग अलग संभाग है, मेवाड़, ढूंढाड़, शेखावाटी, और ये जितने ही 9, तो उन्हीं सारे 9 जो संभाग है उनकी विशेषताएं, उनकी वहाँ के स्थापत्य कला, वहाँ के संस्कृति, उनको दिखाने का प्रयास इसमें कहीं ना कहीं किया गया है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पूरा जो संस्कृति है और यहाँ का जो स्थापत्य है, उसको कहीं ना कहीं इस पत्रिका गेट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ डेली आते हैं, देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, काफी देर तक बैठते हैं। तो एक बहुत मनोरम दृश्य सुबह और शाम को यहाँ बनता है आर्येंद्र। और चूंकि यह एक जयपुर का जो मुख्य जिसको बोलते हैं मार्ग है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जेएलएन मार्ग, उसका एंट्री पॉइंट यहां से शुरू होता है। तो एक बहुत अच्छा आकर्षण इस गेट का बनता है आर्येंद्र। मुरारी, तो कह सकते हैं कि अगर पूरा राजस्थान घूमने का किसी के पास वक्त ना हो तो इस गेट पे आकर वो कम से कम जो पूरे 9 संभाग हैं, एक राजस्थान का जो समृद्ध इतिहास है, उसकी एक झलक तो देख ही सकता है। बिल्कुल आर्येंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजस्थान की एक झलक देखने के लिए इस गेट का यदि हम बारीकी से अवलोकन करें तो यहाँ हर एक गेट में हर एक जो संभाग है उनके झरोके, वहाँ के चित्र, वहाँ के स्थापत्य, वहाँ की जो संस्कृति है उसको दिखाने का इसमें प्रयास है। इसके साथ साथ ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो इसके सर्किल का नाम जवाहर सर्किल है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सर्किल है। इसके बीच में बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे अंदर गार्डन है, बगीचे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं मिश्रण है यहाँ प्रकृति का और स्थापत्य का। तो निश्चित रूप से जो पर्यटक है उनके लिए बहुत आकर्षण का ये केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ आप घूम भी सकते हैं, थोड़ी देर अपना समय निकाल सकते हैं और राजस्थान की जो स्थापत्य और संस्कृति है उसका बहुत अवलोकन कर सकते हैं। जी, मुरारी, किस तरीके से देखा जाए आज जब प्रधानमंत्री के माध्यम से इस गेट के बारे में इतनी वैश्विक तरीके से चर्चा हुई, तो आप आज के बाद से इस गेट को लेकर पर्यटकों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा या यहाँ पे और ज्यादा बड़ी संख्या में पर्यटकों की अब आवाजाही धीरे धीरे और ज्यादा शुरू होगी? बिल्कुल आर्येंद्र, प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद निश्चित रूप से, चूंकि अभी इसको दरवाजे को बने हुए लगभग काफी साल हो चुके हैं, यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहले से भी आते हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया तो निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं, खासकर देसी पर्यटक हैं, राजस्थान के पर्यटक, जयपुर के पर्यटक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और उत्सुक भी। हमने कुछ पर्यटकों से बातचीत की सुबह, तो उनका कहना था कि ये एक राजस्थान का बहुत अच्छा आकर्षण का केंद्र है और जिसका ये लोकार्पण आज किया गया है। तो निश्चित रूप से जो लोगों को देखने के लिए, निहारने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को जानने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है ये पत्रिका गेट। शुक्रिया मुरारी इस बातचीत और अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से जयपुर को एक गौरवशाली एक तरीके से इस जगह का कहीं ना कहीं मिला हुआ है और निश्चित तौर से यहाँ पर और ज्यादा संख्या में पर्यटकों की अब आवाजाही की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होने वाली 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस रवाना हो गए हैं। मॉस्को में CFM बैठक में आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। यह तीसरी CFM बैठक होगी जिसमें भारत SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। पिछले सप्ताह रूस की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को के आयोजित SCO रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया था। SCO बैठक से इतर राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंघे के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के साथ साथ भारत चीन संबंधों पर गहन चर्चा की थी। इस वर्ष रूसी संघ की अध्यक्षता में भारत विभिन्न शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। गौरतलब है कि जल्द ही भविष्य में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा आज विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम तरीके से आयोजन किया जाएगा।
149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। सम्मेलन में सौर ऊर्जा की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को और लेकर नवाचार और सस्ती, टिकाऊ, स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसए के सह अध्यक्ष आरके सिंह ने आईएसए की सह अध्यक्ष और फ्रांस की पारिस्थितिकी पारगमन मंत्री बारबरा पोम्पली सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अनेक आईएसए सदस्य देशों के मंत्री, उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति सहित विभिन्न प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्चुअल सम्मेलन में आईएसए के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी होगा। सम्मेलन के दौरान आईएसए की प्रौद्योगिकी पत्रिका सोलर कंपास 360 का भी विमोचन होगा। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अरुण, अगर देखा जाए तो क्या पूरा एक एजेंडा है इस पूरे वर्चुअल समिट का, थोड़ा विस्तार से समझाएं इसको। बिल्कुल आर्येंद्र, देखिए वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का जो मकसद है वो ये है कि किस तरह से हम जो सोलर एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, सोलर पैनल्स फॉर दैट मैटर, इनकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकें और कैसी नई टेक्नोलॉजीज़ का एक तरह से हम समावेश कर सकें दुनिया भर के अंदर। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से एक मंत्र दिया है दुनिया भर में, जिसको कहा जाता है कि 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, और कैसे सोलर एनर्जी को एक तरह से दुनिया भर के अंदर इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स बढ़ाए जा सके। इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एक तरह से इसको लीड किया है और जिस तरह से इस सोलर अलायंस का गठन किया गया, उसके बाद में लगातार इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आज की कॉन्फ्रेंस या फिर समिट खास इसलिए क्योंकि 150 देशों में लगभग उनके 26,000 पार्टिसिपेंट्स और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हाई लेवल डेलीगेशंस हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा वर्चुअल माध्यम से। अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज है, फिर अन्य जो देशों के जो मेंबर्स हैं, जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और मकसद साफ है कि कैसे हम जो सोलर एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सके, नंबर 1। दूसरा, कैसे हम इस जो सोलर एनर्जी है इसकी जो कॉस्ट है इसको कम कर सकें। अभी हाल ही के अंदर हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर के जो भारत में बिडिंग हुई थी तो इसकी कॉस्ट प्रति यूनिट आई थी ₹2.36 से लेकर ₹2.40 के बीच में। यानी कि अब सोलर एनर्जी ग्रेजुअली इसकी जो कॉस्ट हो रही है, जो हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन में जो बिजली उत्पन्न होती है उससे भी कम हो गई। यानी कि सोलर एनर्जी भारत में रिकॉर्ड कम दर पर इस समय पर उसकी बिडिंग चल रही है, यानी कि ₹2.36 लेकर के ₹2.40 के आसपास की बिडिंग हो रही है। तो यानी कि ग्रेजुअली जो सोलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हुआ है, जिसकी वजह से सोलर की माध्यम से जो बिजली है उसकी कॉस्ट में कमी आ रही है। और अब फोकस साफ है कि कैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट करें, जिससे कॉस्ट को भारत में ही और दूसरे भी देशों में एक तरह से पार्टनरशिप के माध्यम से इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके। अरुण, इस बात को क्या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आईएसए के बैनर के तहत लगभग 150 जो देश हैं उनके यहाँ जो अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं या जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं उन सबको एक मंच पर लाकर इस सोलर एनर्जी को और ज्यादा बेहतर तरीके से टैप करने की कोशिश होगी, और इसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि ये आईएसए का जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं भारत की ही सोच है आगे। बिल्कुल आर्यन, क्योंकि माना जा रहा है कि 2030 तक 2030 तक बड़े बड़े देश जैसे कि यूएस हो गया फॉर दैट मैटर, भारत भी उसके अंदर शामिल है, कि मैक्सिमम कैपेसिटीज सोलर एनर्जी की भारत में, यूएस में, रशिया में, इन तमाम कंट्रीज में आपको इंस्टॉल होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जिस तरह से कैपेसिटीज को बढ़ाया जाएगा उसके बाद एक तरह से डिमांड में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी और प्राइमरी इनकी कॉस्ट में कमी आएगी। आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज सोलर एनर्जी सेक्टर में यह है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफी महंगा होता है। ऑल्दो इसकी जो रेट है वो काफी कम होते जा रहा है, लेकिन इसका जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल को लगाना, सोलर पैनल को लगाना, वो कहीं ना कहीं सस्ता करने की जरूरत है। और इसीलिए जब इतनी ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप होंगी, लोग अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे इस मंच पर आकर के, तो जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज निकल करके आएंगी वो कॉस्ट को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और फाइनेंसिंग की जो दिक्कत है उनको भी दूर करते हुए ये जो समिट है वो दूर करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है जो कि आज जिसका आयोजन होने जा रहा है, जो कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आप इस महत्वपूर्ण वर्चुअल समिट पे नजर रखिए, आगे भी बुलेटिन में हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा कई शिक्षाविद भी शामिल हुए। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए
हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह शिक्षकों और बदलती शिक्षण पद्धति की नई भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद साक्षरता और शिक्षण व्यवस्था विषय पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता और न ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों का अनुपालन करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोई आसपास निरक्षर हो तो उसे पढ़ना लिखना सिखाएं। आइए मिलकर साक्षर भारत का सपना साकार करें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में आज लगातार तीसरे दिन मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इससे पहले एनसीबी ने कल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ब्यूरो ने कहा कि उन्हें रिया का सहयोग मिल रहा है। एनसीबी ने कहा कि वे रिया का सामना उनके छोटे भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत के निजी स्टाफ दीपेश सावंत से कराना चाहते हैं, जिससे इस कथित मादक पदार्थ गिरोह से सभी की भूमिका साफ हो सके। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच मुंबई की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुशांत सिंह मौत के मामले में सभी आरोपियों की रिमांड के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश करने को कहा गया है। साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने को भी कहा है। वहीं कल देर रात रिया ने बांद्रा पुलिस थाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत की है। शिकायत में दोनों पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। श्यामा, क्या इस वक्त हलचल चल रही है और क्या है अपडेट अभी तक का? एनसीबी लगातार आज तीसरे दिन रिया से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत सारे नाम इसमें निकल के आने की गुंजाइश भी लग रही है और नाम जो इसमें जुड़े हुए थे, या ड्रग्स के लेन देन की बात कह लीजिए या प्रोक्योरमेंट की बात कह लीजिए या ड्रग्स पार्टी की भी बात कर लीजिए, इन सब में और क्या क्या नाम जुड़े थे, इन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और साथ ही यही नाम जो है या और इंफॉर्मेशन जो है वो रिया से, शौविक से या और 2 जन से जो दीपेश सावंत हैं या सैमुअल मिरांडा है, उनसे निकाली जा रही है। पहले दिन हमने देखा जी जिस तरीके से संडे वाले दिन पर रिया चक्रवर्ती का पहला दिन एनसीबी की तरफ से पूछताछ हुआ था, वो लगातार 6 घंटे शुरू था। कल हमने देखा 8 घंटे शुरू थे और आज के दिन पे भी रिया को बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि महामारी यहाँ पे फैली हुई है, पैंडेमिक का जो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जो मुंबई सिटी है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट है, इसीलिए और मीडिया बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर उपस्थित रहती है, तो जो बीमारी है वो फैले ना, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो कराई जाए, इसका एक आदेश दिया गया और यही जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। साथ ही कल जो एनसीबी के डीडीजी हैं जो साउथ वेस्ट रीजन के हैं, उन्होंने भी बताया जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिस्टमैटिक मैनर से चल रही है और जो इसका जितना भी जानकारी है वो कोर्ट को दे दिया जाएगा। जी शुक्रिया श्यामा, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जनजातीय समुदाय के छात्रों में जगा रही हैं शिक्षा की अलख। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड के, रिमोट एरियाज, नॉट ओनली रूरल, लेकिन एक बहुत जो सुखद पहलू है कि इन बच्चों का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी
तो सिखाने में मजा आता है। अनुभव और प्रयोगों से कर रही हैं एकलव्य विद्यालय के छात्रों का सर्वांगीण विकास। हमें पूरी लिबर्टी थी कि हम जो है टीचिंग के साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो उसमें मेरा जो सबसे सक्सेसफुल इनोवेशन रहा है अभी तक का वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकलव्य बर्थडे गार्डन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सुधा पेन्यूली से होंगे रूबरू कार्यक्रम तेजस्विनी में। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से। दुनिया में जम्मू कश्मीर का केसर क्वालिटी के मामले में सर्वोत्तम माना जाता है और उत्पादन के लिहाज से भी भारत ईरान के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। केंद्र सरकार जिस तरह से केसर की खेती को बढ़ावा दे रही है उससे जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन करने वाले किसानों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार का सहयोग मिलने से वहां केसर के उत्पादन में काफ़ी इजाफा होगा और वह दिन दूर नहीं जब भारत ईरान को पीछे छोड़ दुनिया में केसर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हुई बरसात से केसर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। पिछले कुछ सालों से बरसात की कमी के चलते और बरसात का पैटर्न बदलने से केसर की खेती पर बुरा असर पड़ा है। हर साल फसल कम हो रही है। हालांकि नेशनल सैफरन मिशन के तहत पामपोर के कुछ इलाकों में सिंचाई के लिए पाइप बिछे हैं, बोरवेल लगे हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। इसलिए बारिश के बाद किसान अब खेतों में दुगने उत्साह से काम कर रहे हैं। किसानों के उत्साह का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस साल उनकी फसल तैयार होते होते पंपोर में हाई टेक स्पाइस पार्क भी काम करना शुरू कर देगा। किसान मानते हैं कि स्पाइस पार्क से उनके दिन बदल जाएंगे। हम किसान लोग हैं गैर मतलब कि इसके साथ वाबस्ते है। हमें तजुर्बा है इसका, जब वक्त वक्त पर पानी होना चाहिए। इंशाल्लाह हमें पूरा ख्याल की इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस साल पूरा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पानी अब पूरे मौके पर ही आ गया। इंशाल्लाह फायदा ही होगा। कई सालों से ड्राट चल रहा है, तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि आप इसको वक्त पर पानी दे दो, तो इसी से ये स्कीम बन गई है। इस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए लग गए। तकरीबन हमने 128 बोरवेल ये खोदे हैं, तो अभी इनसे पानी शुरू हो गया है। तो इस साल हमें मिल जाएगा टाइम पर पानी, जिससे हमारे एक पैदावार तो बढ़ जाएगी, दूसरा 40% इससे एक्स्ट्रा हमें क्रॉप मिल जाएगा। करीब 40 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्पाइस पार्क एशिया का सबसे आधुनिक और बड़ा स्पाइस पार्क है, जहां केसर के किसानों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिनसे उनकी केसर की गुणवत्ता बनी रहेगी। फसल का बेहतरीन दाम मिल सकेगा और साथ ही फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। यहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हैं फुल ऑफ द इंडिया। बेंगलोर में कोई बंदा बैठा है, कोयम्बटूर में कोई बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, तो वो बंदा एक यहाँ पे इस खाल से आपका प्रोडक्ट ले सकता है, क्योंकि उसको तो श्योरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैगिंग है, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की टैगिंग है, और उससे हमारी मार्केट जो है वो मार्केटिंग की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी ज़मींदार साहिबान के लिए। स्पाइस पार्क में ये अत्याधुनिक मशीन लगी है, जिससे केसर की ग्रेडिंग, उसे सुखाने, उसकी पैकिंग की सुविधा किसानों को मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ किसानों को मार्केटिंग की सुविधा भी मिलेगी और कश्मीर का किसान यहीं बैठे बैठे ई ऑक्शन के जरिए देश भर में कहीं भी अपना केसर बेच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के बाद अगली खबर नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं छोटे छोटे समूहों का हिस्सा बनकर अपने और दूसरों के लिए आत्मनिर्भर बनने के नए रास्तों का निर्माण कर रही हैं। कई दूरस्थ गांवों में महिला स्वयंसेवी समूह कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वे हाथ से बनाए जाने वाले उत्पादों को भी तैयार कर रहे हैं। मौसम की चुनौती और बुनियादी ढांचे के अभाव के बावजूद महिलाएं हमेशा कड़ी मेहनत और
दृढ़ संकल्प का प्रतीक रही हैं। अम्बा बानी कहानी भी नारी शक्ति और आत्मनिर्भर समाज बनाने की ऐसी ही एक कहानी है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से। परंपरागत शिल्पकला न सिर्फ आजीविका का एक बेहतर रास्ता है, बल्कि अपनी कला और संस्कृति की विरासत को भविष्य के लिए सहेजने का जरिया भी। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की 40 वर्षीय अम्मा बागी का परंपरागत हस्तशिल्प से जुड़ा कामकाज डॉल, बैग, बास्केट, गुलदस्ते और कैप बनाने से शुरू हुआ था। तमाम दूसरी महिलाओं को अपनी संस्था दोनी अने मल्टीपर्पज सोसाइटी के जरिए उन्होंने सिर्फ घर तक सीमित रह रही महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी हस्तशिल्प कला के साथ साथ डॉल मेकिंग और दूसरे सामान बनाने का भी प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे खुद भी अपने परिवार के लिए आय का जरिया बन सकें। वर्क भी हो जाएगा, इसमें माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा और हमारा मार्केटिंग आने वाला दिन को ये कभी ना कभी तो हम मार्केटिंग में लेके जाएगा। स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लड़की लोग होता है, औरत लोग होता है, ऐसे कुछ भी उन लोग का पास करने के लिए उन लोग को हम बुला के ट्रेनिंग देता है। लॉकडाउन के दौरान उनकी संस्था में काम करने वाली सहयोगी साथियों ने मिलकर डॉल मेकिंग को सामान्य डॉल बनाने के बजाय इसे स्थानीय परंपरा और संस्कृति की खासियत से और ज्यादा जोड़ दिया, ताकि वे बाजार में बिकने वाले किसी आम खिलौने की तरह नहीं, बल्कि अपने बीच की ही कोई गुड़िया नजर आए। यहाँ में औरत लोग बहुत घर में ऐसे पड़ा रहते हैं ना, तो कुछ भी काम धंधा नहीं होते, तो घर पर हम लोग हाउस वाइफ है, तो घर में अपना घर का काम खत्म होने के बाद हम लोग ऐसे फ्री रहते हैं, तो फ्री रहते हम लोग ये डॉल मेकिंग को बनाने से क्या होता है, अपना एक जो हैंडक्राफ्ट जो अपना एक ट्रेडिशनल अभी जो प्लास्टिक का जो चीज़ है वो सब हम लोग पकड़ना नहीं पड़ेगा, और प्लस अपना जो ट्रेडिशनल जितना भी जो डिज़ाइन है उसको भी हम लोग बाहर में हम लोग शो कर सकते हैं ना। और साथ ही साथ हम लोग को हाउस वाइफ होने का नाते बहुत सपोर्ट मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए। एक्चुअली ये काम को हम मेरा पॉकेट मनी के लिए हम स्टार्ट किया था। डॉल एक बनाने के लिए ये 2 घंटा या फिर 1 घंटा ऐसा लग जाता है, अगर आप डेडिकेट से पूरा इसमें देने से। अगर रेस्ट करके बनाने से तो 3-4 घंटा तो हो ही जाते हैं। उनकी डॉल और दूसरे हस्तशिल्प सामानों की न सिर्फ स्थानीय लोगों में मांग है, बल्कि पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठान उनके बने सामानों की पहले से कहीं ज्यादा मांग करते हैं। पिलयानिया के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, ईटानगर। बात कोविड-19 की। भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,23,000 के ऊपर पहुंच गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर सुधरकर 77.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 73,521 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.70% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 10,98,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच हुई है। भारत सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के व्यापक और सोची समझी कार्रवाई के तहत मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। वहीं कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रिकवरी से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रिकवरी के कुछ मामलों में से 60% मामले 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मामलों की संख्या 33,23,000 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी रेट 77% के पार चला गया है। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर 80% से भी ज्यादा दर्ज की गई है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ संघर्ष कर रहे विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अपने प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन में चल रही सुनवाई और अधिक टालने में असफल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने असांजे को औपचारिक रूप से अमेरिका को प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया है।
कोरोना महामारी की वजह से ब्रिटेन में मामले की सुनवाई लगातार टल रही थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे उनके प्रत्यर्पण संबंधी अमेरिकी आवेदन के मामले में लंदन की अदालत में के समक्ष पेश हुए। वह ब्रिटेन की एक जेल में लगभग 1.5 साल से बंद है। अमेरिकी अभियोजकों ने 49 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई असांजे को एक दशक पहले विकीलीक्स द्वारा खुफिया अमेरिकी सैन्य दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर जासूसी और कंप्यूटर दुरुपयोग के 18 मामलों में आरोप लगाए थे। विकीलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजे ब्रिटेन की अदालत में पेश हुए और उन पर इस प्रकार के तमाम मामले चल रहे हैं और इसके चलते उन्होंने जो कोविड-19 की जो महामारी है उसकी वजह से लगातार सुनवाई टल रही है। लेकिन असांजे को अमेरिका से एक तरीके से उनको वहां पे 18 मामले चल रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर उनकी मौजूदगी चाहता है अमेरिका। और आप आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? और फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर है, बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी लंबे समय बाद अपनी टीम बार्सिलोना के साथ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते नजर आए। 25 अगस्त के बाद से यह पहला मौका रहा जब मेसी बार्सिलोना के साथ दिखे। मेसी ने हाल ही में बार्सिलोना को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने 1 साल के लिए बार्सिलोना में रहने का फैसला किया। अपने इस फैसले के पीछे मेसी ने कहा था कि वो क्लब के साथ किसी कानूनी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर काइले एम्बापे कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में वो इस हफ्ते नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में फ्रांसीसी फुटबॉल टीम के सदस्य नहीं होंगे। इस बात की जानकारी फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने दी है। तो खेल प्राइम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं आर्यन। शुक्रिया मुकेश इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब कुछ और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। नवजात शिशु के स्वस्थ जीवन की नींव बनता है सही पोषण। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पिलाना बेहद जरूरी है। मां के पहले दूध से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल से नवजात शिशु को कितने लाभ होते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सही पोषण शिशु के स्वस्थ जीवन का आधार है और इसकी शुरुआत होती है जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को स्तनपान कराने से। मां का पहला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम नवजात के स्वास्थ्य के लिए कवच का कार्य करता है। पहले वाला जो गाढ़ा दूध होता है मां का, वो करेक्ट टेम्परेचर पे होता है, करेक्ट उसकी विस्कोसिटी होती है, गाढ़ापन करेक्ट होता है और उसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लाइव सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपको कोई आर्टिफिशियल मिल्क में नहीं मिल सकते। तो इस कोलेस्ट्रॉम को फीडिंग को हम इसलिए फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। मतलब एक तरीके का ये टीकाकरण है जो बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जो कि पहले दिनों में बच्चों को इन्फेक्शन लग सकते हैं। जो माँ का दूध होता है वो करेक्ट टेम्परेचर पे आता है, जो टेम्परेचर बच्चे को चाहिए वो स्पेसिफिक होता है बच्चे के लिए। मतलब अगर बच्चा छोटा है तो उसकी कंपोजिशन उस हिसाब से बदल जाती है, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसकी कंपोजिशन उस हिसाब से बदल जाती है। तो स्पेसिफिक बच्चे के लिए कुदरत वो दूध बनाता है और इसके बेनिफिट इसलिए मैक्सिमम होते हैं। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर देना कई मायनों में लाभकारी है। शिशु को 6 महीने की आयु तक सिर्फ स्तनपान करवाएं। शिशु को स्तनपान कराना शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। बच्चे को घुट्टी दे दें या बच्चे को कोई और चीज़ दे दें तो इन चीज़ों से फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, बट नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब आप दूध के अलावा कोई और चीज़ देंगे तो उससे इन्फेक्शन भी हो जाएगा बच्चे को, बच्चा दूध ठीक से नहीं देख पाएगा और ये चीज़ माँ के दूध को डाइल्यूट कर देगी और उसके जो एडवांटेजेस है उसको कम कर देगी। और माँ के दूध में ही 87% पानी रहता है, तो कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपको लगे कि बच्चे को प्यास लग रहा है, आप माँ का दूध ही उसको स्तनपान करके पिला सकते हैं। जन्म से ही शिशु को स्तनपान कराना जरूरी है, क्योंकि इससे शिशु को सही पोषण मिलता है और उसका स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के संग में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।